सहभागी तथा असहभागी अवलोकन में अंतर पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला डिफरेंस है सहभागिता का। सहभागी अवलोकन में अवलोकन करता है वो अध्ययन समूह का अभिन्न अंग बन करके अध्ययन करता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वो दूर बैठ करके समूह की गतिविधियों को नोट करता है, उसमें वो सहभागी नहीं होता। दूसरा है गहनता का अंतर। सहभागी अवलोकनकर्ता समूह के व्यवहारों को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करता है और गहन अध्ययन कर सकता है, जबकि असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधान करता है। वो चूँकि दूर बैठ करके अवलोकित समूह की घटनाओं का अध्ययन करता है, इसलिए उसमें उतना अधिक गहनता का अध्ययन नहीं हो पाता। तीसरा है जांच। इसमें प्राप्त जानकारी की जांच, पुनः जांच करना संभव है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समस्त क्रियाकलापों में सहभागी होता है। और असहभागी अवलोकन में अवलोकित व्यवहार की जांच पुनः करना संभव नहीं होता। फिर है वस्तुनिष्ठता। इसमें पक्षपात आने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता जिस समूह का अध्ययन करता है उसके अनुसार ही सूचनाएं एकत्रित करता है। और असहभागी अवलोकन में अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठता होती है, क्योंकि इसमें पक्षपात आने की संभावना बहुत कम होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है कुशलता। इसमें अवलोकनकर्ता अधिक कुशलता एवं प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वह समूह का सदस्य भी है और शोधकर्ता भी है। और असहभागी अवलोकन, इसमें सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता भी अध्ययन कर सकता है। इसके पश्चात है यंत्रों का उपयोग। तो सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्य में किसी यंत्र या उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता, जबकि सहभागी अवलोकन में वो साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन कार्ड, डायरी आदि यंत्रों का प्रयोग कर सकता है आसानी से। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो दूर बैठ करके अवलोकित समूह की घटनाओं का अध्ययन करता है। फिर है खर्चा। सहभागी अवलोकन अधिक खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें अधिक समय, धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि असहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय, कम धन और कम श्रम की आवश्यकता होती है। फिर है व्यवहार। इस समूह में या सहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य अवलोकनकर्ता को अपने ही समूह का सदस्य मान लेते हैं एवं उसके साथ स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। उसके साथ व्यवहार में बनावटीपन समूह के लोग नहीं लाते, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता एक अजनबी या बाहरी व्यक्ति होता है। उसके सम्मुख अवलोकित समूह के लोग हैं, वो कृत्रिम व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए इसमें स्वाभाविक व्यवहार सामने नहीं आ पाता। तो यह है सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। इसके पश्चात है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता सामाजिक घटनाएं दोनों पर नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता तथा सामाजिक घटनाएं दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। अवलोकन की संपूर्ण योजना पहले से तैयार कर ली जाती है और इसके बाद अवलोकन द्वारा सूचनाओं को एकत्र कर लिया जाता है। अर्थात अवलोकन की पूर्व प्रक्रिया है वो निर्धारित करके नियंत्रित स्थितियों में कार्य संपन्न किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह अवलोकन अधिक प्रभावपूर्ण होता है, जैसे यदि परिवार में ननद भाभी अथवा सास बहू के संबंधों का अवलोकन करना है तो नियंत्रित अवलोकन के द्वारा इसे भलीभांति समझा जा सकता है। इसके पश्चात है नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग प्रायः बालकों के व्यवहार को जानने के लिए किया जाता है और इसके आधार पर उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे आक्रमण, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा आदि अनेक व्यवहारों को नियंत्रित अवलोकन द्वारा माप कर उनके आधार पर उनमें नकारात्मक व्यवहारों को कम किया जा सकता है और सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार नियंत्रित अवलोकन लघु समूह अनुसंधान के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में इसका अध्ययन क्षेत्र सामाजिक समूह के व्यवहारों का अवलोकन है। नियंत्रित अवलोकन में पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता को अपने अवलोकन लेखों की सहायता के लिए अनेक अनुसूचियाँ, प्रश्नावलियाँ तथा परीक्षण आदि निर्मित करने पड़ते हैं, जिससे अनुसंधानकर्ता को
या अध्ययनकर्ता को व्यवस्थित अवलोकन की एक निश्चित रूपरेखा निर्धारित हो जाती है। फिर है आयोजन की प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नियंत्रित अवलोकन का आयोजन एक विशेष कार्य प्रणाली द्वारा किया जाता है, अतः इसके प्रयोग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अवलोकनों में उनके स्तरों, नियंत्रणों और साधनों को सम्मिलित किया जा सकता है। अवलोकन स्तर व्यवहार के निश्चित पक्षों का मापन करने वाले व्यवस्थित अवलोकन दो स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर अथवा प्रयोगशाला स्तर पर। यद्यपि एक समाजशास्त्री भावी घटनाओं की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, परंतु वह इस बात को पूर्ण निर्धारण कर सकता है कि उसे अपने अध्ययन के लिए किसी विशेष प्रकार के व्यवहार का ही अवलोकन करना ठीक रहेगा। उसकी अवलोकन की प्रक्रिया किसी विशेष व्यवहार की उपस्थिति, अनुपस्थिति तथा तीव्रता का नोट करने के तक सीमित रहती है। जब अवलोकनकर्ता के पास अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं पहले ही उपस्थित हों तो उस स्थिति का नियंत्रण उपयुक्त होता है। इसके पश्चात है नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन में अंतर। इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि नियंत्रित अवलोकन में अध्ययन के लिए घटनाओं के निश्चित पक्षों को ही देखना पड़ता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं के किसी भी पक्ष को किसी भी रूप में अपनी आवश्यकता अनुसार देखा जा सकता है। इसके पश्चात है अवलोकनकर्ता को अपना स्वयं का व्यवहार कुछ पूर्व निर्देशों के अनुरूप अपनाना पड़ता है।